योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही स्टेप्स के लिए जाने जाते हैं और ये जरूरत भी है। उत्तर प्रदेश में ऐसे रोहिंग्याज जो हिंदुस्तान की जनता के जो संस्थान हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो हिंदुस्तान की जनता का हक है, वो हम हक नहीं छीनने देंगे। हमारी सरकार तत्पर आगे आकर काम करेगी और ऐसे लोगों को यहाँ से निकालेंगे। आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, जो आगे चलकर आतंकवादी भी बन जाते हैं, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर भी करते हैं, उनको वहाँ पर आरती की जाती है, उनको बुला कर रखा जाता है, उनको पैन कार्ड दिया जाता है। सभी को पता है ममता दीदी के राज्य में यही होता है, सभी को पता है कि बंगाल में यही चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सबके साथ तान्या गुप्ता। आज हम जुड़ते हैं निगत अब्बास जी से और उनसे पूछते सीधा सवाल। नमस्कार मैम, सबसे बड़ा सवाल आज यही उठता है कि योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, 11 घुसपैठियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसके बाद क्या बोलेंगे इस बारे में कि जो वो रोहिंग्या थे और अलग अलग जिलों से, अलग अलग एरिया से पकड़े गए हैं, तो ये कितना बड़े फायदेमंद हो सकता है भारत के लिए और हिंदुस्तान के लिए? देखिए, यही सरकार से उम्मीद होती है जनता को, और यही सरकार से उम्मीद हमें योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता को, और ये तो बहुत पहले होना चाहिए। आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, जो आगे चलकर आतंकवादी भी बन जाते हैं, हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हैम्पर भी करते हैं, उनको वहां पर आरती की जाती है, उनको बुला कर रखा जाता है, उनको पैन कार्ड दिया जाता है। सभी को पता है ममता दीदी के राज्य में यही होता है, सभी को पता है कि बंगाल में यही चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे रोहिंग्याज जो हिंदुस्तान की जनता के जो संस्थान हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो हिंदुस्तान की जनता का हक है, वो हम हक नहीं छीनने देंगे। हमारी सरकार तत्पर आगे आकर काम करेगी और ऐसे लोगों को यहाँ से निकालेंगे, और ज़रूरत भी है। क्यों हम अपने देश में किसी एक ऐसे घुसपैठियों को आने दें जिसका ना ही कोई अता है, ना ही कोई पता है, जो ना ही कोई लीगल सिटीजन है, जिसका कोई मतलब नहीं है? वो हमारे संस्थान का प्रयोग क्यों करे, और न जाने कल हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर कैसे वो हैम्पर कर दे। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये बहुत ही बड़ा अच्छा स्टेप है, और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही स्टेप्स के लिए जाने जाते हैं, और ये ज़रूरत भी है। आज के युग की भी ज़रूरत है, और हर सरकार से हमें यही उम्मीद है। ये तो फेलियर है कांग्रेस और टीएमसी जैसी सरकारों का, जो अपने राज्य से ऐसे लोगों को निकाल नहीं पा रहे, और साथ में केजरीवाल जी भी। प्रशांत कुमार जो हैं, उन्होंने एटीएस टीम के हेड, उन्होंने बताया कि एटीएस टीम ने साथ फर्जी डॉक्यूमेंट, सारे पासपोर्ट, लीगल चीज़ें, तो जो एक गोरख धंधा कर रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स की जगह इलीगल डॉक्यूमेंट्स दूसरों को पिला रहे हैं, तो इस पे कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्या अलग अलग स्टेप्स उठा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की जब मैं बात करती हूँ तो मैंने यही बोलना चाह रहा था कि देखिए, आप इन लोगों के पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, ये तो 1, 2, 4 मिले, न जाने कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे वो हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, कुछ लोगों को हिंदुस्तान में बुलाकर यहाँ पर आतंकवादी का अटैक करा सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे हो जाता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ये बात है कि स्वच्छ भारत अभियान में अब हमें समझ जाना चाहिए कि इन रोहिंग्यास को, इन बांग्लादेशियों को, इन घुसपैठियों को हिंदुस्तान से निकालना है, और सबसे बड़ा कानून उसके लिए आया। और देखिए, सीए का कानून आया, और जो जो लोग इन लोगों से, रोहिंग्याओं से, आतंकवादियों से मोहब्बत करते हैं ना, उन्हीं लोगों को मिर्ची लगी थी, उन्हीं लोगों ने वहाँ शाहीन बाग में तमाशा करा था, उन्हीं लोगों ने 2019 में वहाँ पर 2020 में दंगे कराए थे। तो इन दंगों से, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपकी नीयत दिखाई दे जाती है। पर मुझे लगता है कि योगी जी हों या चाहे मोदी जी हों, वो इसके खिलाफ कड़े से कड़ा कानून जो बना चुके हैं उसको अब आगे भी लेकर आएंगे, और जनता को सेव करने के लिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता को सेव करने के लिए कोई भी कानून लाना भी चाहिए, और आगे वो किसी भी तरह से इस चीज़ को ठीक करेंगे। सीएए और एनआरसी की आपने बात की, और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की। तो अब पश्चिम बंगाल का अगर रुख करें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, वहाँ तो ममता दीदी रोहिंग्याओं को अपना मानती है, बांग्लादेशियों को अपना मानती हैं, और इसकी वजह से जो हिंदू हैं वहाँ से, और बोल सकते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, उन लोगों को पलायन करने में मजबूर किया जा रहा है, उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, आप ना सौतेला व्यवहार करने लगते हैं अपने ही राज्य की जनता के साथ, अपने ही, आप मुख्यमंत्री तो बन गए, दोबारा बन गए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप सौतेला व्यवहार कर रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ मोहब्बत करके, तो कहीं ना कहीं आप जनता को धोखा दे रहे हैं। आप वहाँ पर सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी धोखा दे रहे हैं। आप जो इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हों, आप उनको भी धोखा दे रहे हैं, और यही वजह रही कि आपने अपनी सीट इतनी बुरी तरह हारी, जबकि आप सिटिंग मुख्यमंत्री थे। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक मैसेज देता है बंगाल की जनता के मतदान से कि उन्होंने दीदी को एक्सेप्ट नहीं करा, और इसलिए नहीं करा क्योंकि आपकी हरकतें देखी गई, क्योंकि आपने अपना समर्थन उन लोगों को दिया जिन्होंने निरंतर हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, जो घुसपैठियों की तरह हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, जो न जाने कितने आतंकी संगठन चला रहे हैं, न जाने कितना वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें देखने लगते हैं ना, तो आप दिल से उतर जाते हैं, और यही हुआ ममता दीदी के साथ, और आज भी वो यही कर रही हैं। पर मुझे ये लगता है कि आज भी अगर हम ममता दीदी को चैलेंज दें कि भले ही आप अपनी सीट से 6
6 महीने बाद क्यों आज लड़ लीजिए। आप एक बार चुनाव लड़िए और इस प्रकार लड़िए कि आपने कभी ना लड़ा हो, और देखिएगा आप फिर चुनाव हारेंगी। आप लीगल तरीके से चुनाव वहां जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया है। अगर आप वाकई मुख्यमंत्री होती ना, अगर आप वाकई इंडियन नेशनल होती, तो जिस सीट से आपको हराया है आप तभी राजनीति का त्याग कर देती और टीएमसी के किसी और कार्यकर्ता को या किसी और विधायक को मुख्यमंत्री भी बना देती। आपने टीएमसी की बात की तो एक सबसे बड़ी दुखद खबरें जो आ रही है, और अभी नई नई ताज़ा खबर बोल सकते हैं जो आई, जो बहुत निंदनीय है कि ममता बनर्जी राजनीतिक पकवान करना चाहती है। जो बोल सकते हैं अंग्रेजों का रूल था डिवाइड एंड रूल, वो फिर दोबारा से वही चाहते हैं, हिंदू मुसलमान लड़े और उस पर अपने राजनीतिक पकवान से कि जिस तरीके से वहाँ टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद हिंदू मुस्लिम हो गया कोलकाता में, साथ ही साथ मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, और उसके बाद भी अपने आप को शांडल्य कहने वाली ममता बनर्जी मूक दर्शक बन के देख रही हैं सिर्फ। देखिए, हिंदुस्तान में जब जब मंदिरों को तहस नहस किया गया, जब वैंडलाइजेशन हुई है, तब तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर पाकिस्तानी और आतंकवादी संगठनों का साथ रहा है, क्योंकि ये काम पाकिस्तान में होते, वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, और वही काम अगर हिंदुस्तान में हो रहे तो ये पाकिस्तान की शय के बगैर नहीं हो सकते। और इसीलिए हमें शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ममता दीदी खुद बांग्लादेशी या फिर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी नहीं है, क्योंकि माफ़ कीजिएगा आज तक उनका एक भी कर्म ऐसा क्यों नहीं रहा जो हिंदुस्तान की जनता के हित में हो। वो हमेशा रोहिंग्याओं की तरफ उनका झुकाव क्यों रहता है? उनका झुकाव हमेशा बांग्लादेशी और घुसपैठी और पाकिस्तानियों की तरफ क्यों रहता है? जब आप ये दिखाने लगती हो तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि आप नमक हरामी कर रहे हैं, तक कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप चुनाव भी हारे। घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि आप जब तक हिंदुस्तान की जनता को धोखा देते रहोगे, इस प्रकार की गंदी और गलीच राजनीति अपने निजी फायदे के लिए करते रहोगे, तब तब आपको जनता नकारती रहेगी। और नकारा आपने नहीं स्वीकारा, क्योंकि आपको अपनी स्वीकार जो है वो एक्सेप्ट करने में आपका ईगो हर्ट हो रहा था। आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि आप बताइए कि ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है कि मतदान आप हमसे लें, आप हमारे पैसों से चुनाव लड़ें, हमारे ही राज्य में, हमारे ही देश में आप सरकार बनाएं, और उसके बाद आप जो मोहब्बत है वो पाकिस्तानियों से और बांग्लादेशियों से करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश ही जाना पड़ेगा। अब वहीं अगर टीएमसी की बात की तो रोहिंग्याओं से हमने बात कर ली, ममता बनर्जी के प्यार की, लेकिन उसके बाद जो बीजेपी में पहले नेता थे उनको भी वापस मोहब्बत हो गई है शायद टीएमसी से या कुछ, क्योंकि मुकुल रॉय ने घर वापसी कर लिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी में वो काम नहीं कर पा रहे थे। और ममता बनर्जी ने भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जाए जिसमें मुकुल रॉय ने ज्वाइन किया, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनकर ही डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस बंद कर दी। दूसरा इसमें ही अहम सवाल जोड़ूंगी, मुकुल रॉय ने जो बयान दिया पश्चिम बंगाल में जैसी हालात है उसमें कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा या बीजेपी छोड़कर चला जाएगा, क्या बोलेंगे इस बयान को लेकर? मुझे लगता है मुकुल रॉय ने सही कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप समझिए बात को, जिस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ टीएमसी जैसी गुंडों वाली पार्टी में काम करा हो, सिर्फ वहां पर गुंडाई दिखाई हो, वायलेंस क्रिएट करी हो, पाकिस्तानियों का पैसा लिया हो और उससे चुनाव लड़ा हो और बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में घुसाया हो इलीगल तरीके से, वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी नेशनल, एक ऐसी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी और एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में काम कर पाएगा? जाहिर सी बात है एडजस्ट करने में उनको टाइम तो लगेगा, उनको दिक्कत भी होगी, क्योंकि जो सजदा करते हो पाकिस्तान की तरफ, वो हिंदुस्तान की मोहब्बत को, हिंदुस्तान की सरजमीन को कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो मुझे लगता है मुकुल रॉय ने गलत नहीं कहा, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते और नहीं वो एडजस्ट कर सकते हिंदुस्तान की राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है राष्ट्रवादी क्या होता है उसकी, और राष्ट्रीय मोहब्बत उनको पता ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बोला बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें काम करना मुश्किल है और जो माहौल है वहाँ नहीं लोग रह सकते। बिल्कुल, वहाँ पर एक राष्ट्रवादी माहौल है, तो जाहिर सी बात है मुकुल रॉय जैसे लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही उनको मिल जाता गुंडई वाला माहौल जिसकी उन्हें आदत रही है वो काम कर लेते। टीएमसी के लोग जैसे वो गुंडई करते हैं, माताओं को पीटते हैं, वो काम करने में मुकुल रॉय को और दीदी को बड़ा मजा आएगा। क्योंकि देखिए, अब शुभेंदु अधिकारी का नाम सुनते किस प्रकार वो भाग गई, जैसे घबराहट कहते हैं ना, भूत देखकर भागना, वो भूत का नाम सुन के उनको लगा कि ये तो भूत है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का है। वो अलग बात है, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि हर राष्ट्रवादी व्यक्ति ममता दीदी को और उनकी पार्टी को भूत नजर आने लगा है, क्योंकि हम भूत बनकर ही उनका विनाश करने वाले हैं। आपने बात की कि शुभेंदु अधिकारी के भी इसमें हुई, लेकिन ममता बनर्जी ये भी बयान दे रही है कि बहुत सारे नेता घर वापसी कर सकते हैं। और मैं फिर दोबारा जाऊंगी मुकुल रॉय के बयान पे कि जो पश्चिम बंगाल में माहौल है, तो क्या बोलेंगे? जिस तरीके का है तो जान है तो जहान है, ऐसे वाले मामले की वजह से बहुत सारे लोग क्या जा सकते हैं वापस टीएमसी में? देखिए, मुझे लगता है जो भी व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा ना, उसे अपनी जान की चिंता नहीं है। न जाने कितने हमारे मंडल और जिला के कार्यकर्ता
बंगाल में अपनी जान गंवा गए, अपने परिवारों के व्यक्ति की जान गंवा गए और उसके बाद भी वो अपनी पार्टी छोड़कर नहीं गए, क्या उन्हें धमकियां नहीं आती होंगी? क्या वहां पर जो इतने लोग रहते हैं उन्हें धमकियां नहीं आती होंगी? लेकिन जो अपने देश से मोहब्बत करता है ना, अपनी बंगाल से मोहब्बत करता है, वो जाकर टीएमसी जैसी पार्टी में शामिल नहीं होगा। वो वही लोग जाएंगे जिन्हें डर लगता है इस चीज़ का कि कहीं राष्ट्रवादी बनना हमारे लिए कहीं उसके खिलाफ ना हो जाए, वो लोग डर के जा सकते हैं। लेकिन जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं वो नहीं जाएंगे। तो मुकुल रॉय इज़ वन ऑफ देम, जिनको अपने देश से मोहब्बत नहीं है, अपनी जान से उन्हें ज़्यादा मोहब्बत है या फिर उन्हें वायलेंस से ज़्यादा मोहब्बत है, दो ही बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जानी निगत अब्बास जी की राय कि वो क्या कहती हैं, और साथ ही साथ ये भी देखना अहम है कि जिस तरीके से रोहिंग्याओं पे कब्जा कर रहे हैं, रोहिंग्याओं पे शिकंजा कसा जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी जिस तरीके से उन्हें सहारा दे रही है, उन्हें समर्थन कर रही है, उसमें देखना बहुत अहम होगा कि जब सीए एनआरसी केंद्र सरकार लागू करेगी तो उसके बाद जो भी बोल सकते हैं आतंकवादी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया, उन पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाएगा और किस तरीके से उनको खदेड़ के हिंदुस्तान की सरजमीन से बाहर निकाला जाएगा। जय हिंद।